हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानने वाले हैं प्रार्थना समाज के बारे में। तो प्रार्थना समाज का स्थापना 1867 में महादेव गोविंद रनाडे और आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया जाता है और इनका मुख्य उद्देश्य समाजवाद का विरोध करना और महिला उत्थान का प्रसार करना था। इन्होंने ब्रह्मा समाज से प्रभावित होकर प्रार्थना समाज के बारे में स्थापना किया और ब्रह्मा समाज के जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे केशव चंद्र सेन। और प्रार्थना समाज ने कई कार्य किए, जैसे कि जातिवाद का विरोध किया, महिला शिक्षा के प्रसार किया, विधवा विवाह पर जो रोक लगी हुई थी उसे उन्होंने करवाया और शादी ये सब में उन्होंने उम्र को बढ़ाया। यानी कि कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना वास्तव में ब्रह्मा समाज से प्रेरित था। और हम जानते हैं कि केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मा समाज को बंगाल से अन्य क्षेत्रों में भी विस्तारित किया था और उनकी महाराष्ट्र यात्रा के पश्चात ही प्रार्थना समाज जैसी संस्था अस्तित्व में आई और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की जाती है महादेव गोविंद रनाडे और आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। ठीक है, और इसमें एक और थे जिनका नाम था जी आर भंडारकर। ठीक है, भंडारकर। इन्होंने भी प्रार्थना समाज का स्थापना किया था और प्रार्थना समाज के कई मुख्य उद्देश्य थे, जैसे कि सामाजिक कुरीतियों का विरोध करना, महिला उत्थान से संबंधित कार्य, जातिवाद का विरोध करना, महिला शिक्षा का प्रसार, विधवा पूर्ण विवाह के प्रयास और विवाह के लिए लड़का एवं लड़की की उम्र में वृद्धि का भी इन्होंने प्रयास किया है। कौन? प्रार्थना समाज में ये सब सुधार किए गए। इसके बाद हम लोग जानते हैं महादेव गोविंद रनाडे के बारे में कि उन्होंने क्या क्या कार्य किए। महादेव गोविंद रनाडे जी के बारे में बात करें तो रनाडे का जन्म 1842 में महाराष्ट्र में हुआ था और रनाडे को महाराष्ट्र में सुकरात के नाम से भी जाना जाता था और यह महाराष्ट्र के सबसे प्रसिद्ध एवं मान्यता प्राप्त समाज सुधारक थे और ये दादा भाई नौरोजी के राजनीतिक गुरु एवं भारतीय राजनीतिकों में अग्रिम पंक्ति के नेता रहे हैं। और ये बम्बई हाई कोर्ट के जज के रूप में भी महादेव रनाडे जी ने कार्य किया है। कहाँ? 1861 में। ठीक है, और इन्हें भारतीय सरकार के वित्तीय समिति का अध्यक्ष भी घोषित किया गया था। इन्होंने बम्बई में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी और इनके 2 समाचार पत्र थे जिनका नाम एंग्लो मराठी था और इंदू प्रकाश। और इन्होंने 3 प्रसिद्ध पुस्तकें भी लिखी थी। पहली थी भारतीय अर्थव्यवस्था, उसके बाद है मराठों का इतिहास और एक और है कि एक नास्तिक के धर्म में एक नास्तिक की धर्म में आस्था। इन सभी के बारे में महादेव गोविंद रनाडे जी ने बताया है और इन्होंने भारत के विकास के लिए 2 मुख्य विचारधाराओं पे भी बल दिया है। पहला कि भारत के विकास के लिए औद्योगिकरण अनिवार्य है, यानी कि भारत का अगर विकास चाहिए तो भारत में आपको औद्योगिकरण करना काफ़ी जरूरी है और ब्रिटिश शासन को समाप्त करने और भारत का समुचित विकास करने में हिंदू मुस्लिम एकता करना भी अनिवार्य है। और इनका मानना था कि भारत की प्रगति तब तक संभव नहीं है जब तक कि हिंदू मुस्लिम एक न हो। और रनाडे जी का यह भी मानना था कि बिना समाज सुधार के आप भारत में विकास का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो महादेव गोविंद रनाडे जी ने एकता का बात किया है और इन्होंने समाज सुधार में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में अगर बोला जाए तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ब्रिटिश शासन के अंतर्गत बंगाल के एक प्रसिद्ध शिक्षक थे। ठीक है, और ये कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक शिक्षा आचार्य के रूप में नियुक्त किए गए थे और इन्हें विद्यासागर की उपाधि भी दी गई थी। और एक शिक्षक होने के नाते यह उच्च नैतिक मूल्यों में अत्यधिक विश्वास रखते थे
और इनका दृष्टिकोण एक मानववादी दृष्टिकोण था। ठीक है, और इन्होंने धर्म पर पुरोहितों के एकाधिकार का भी इन्होंने क्या किया है, विरोध किया है कि पुरोहित का सिर्फ एकाधिकार नहीं हो सकता। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का 19वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलनों में जैसे कि विधवा विवाह हेतु इन्होंने काफी प्रयास किया है। और इन्होंने 1856 में, ठीक है, इन्होंने 1856 में हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम पारित करवाने में अपनी अति महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का दूसरा महत्वपूर्ण योगदान बालिका शिक्षा पे दिया जाता है। ठीक है, और उन्होंने भारत में 35 से अधिक बालिका विद्यालयों की स्थापना करवाई, जिनमें से ज्यादातर विद्यालय उन्होंने अपने खर्च से स्थापित करवाए हैं। और ये महिला उच्च शिक्षा के भी समर्थक रहे हैं और इन्होंने बाल विवाह का भारी विरोध किया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग व्यक्तियों ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोई बाल विवाह पे रोक लगा रहे हैं, कोई विधवा विवाह पे उसको फिर से शुरू करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब हमारे समाज में एक नई चेतना आ रही है, एक नई सोच आ रही है और वहाँ से धीरे धीरे अब सुधार होने लगे हैं। अब अगर हम लोग बात करें गोपाल हरि देशमुख जी के बारे में, तो इन्होंने भी काफ़ी अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है समाज सुधार आंदोलन में। हम लोग बात करें गोपाल हरि देशमुख का जन्म 1823 में पुणे में हुआ था और गोपाल हरि देशमुख भी पूर्व में महाराष्ट्र के जज के रूप में कार्यरत रहे हैं। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने समाज सुधारक से संबंधित कार्यों को महाराष्ट्र के क्षेत्रों में प्रसारित किया यानी विस्तार किया है। और इन्होंने रूढ़िवादिता पर प्रहार करते हुए भारतीयों से कहा कि वे अपने अतीत का झूठा गौरवमय गुणगान करने से बचे, यानी कि जो हमारे अतीत में बहुत सारे ऐसे अतीत हम लोग का है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, जैसे कि देवी पूजा हो गए, विधवा विवाह पे रोक हो गया, सती प्रथा, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए हम अपने अतीत का गुणगान झूठ मूठ का न करें। गोपाल हरि देशमुख ने एक ऐसे समाज की अवधारणा प्रस्तुत की है जो धर्मनिरपेक्षता एवं मानववाद पे आधारित है। और इन्होंने भारतीय वायसराय के परिषद में, ठीक है, और इन्होंने भारतीय वायसराय के परिषद में विधि सदस्य के रूप में यानी विधि सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। और गोपाल हरि देशमुख का जो मृत्यु है वो 1880 में हो जाता है। और इन्होंने काफ़ी विरोध किया है कि आप अपने अतीत का झूठा गर्व एवं परंपरा पर अंधविश्वास मत कीजिए। ठीक है, जो सच है, जो फैक्ट है, उस पर आप चलिए। इसके बाद अगर बात करें तो सत्य शोधक समाज, ठीक है, जिसके संस्थापक हैं ज्योतिबा फुले। तो जिसके संस्थापक होते हैं ज्योतिबा फुले और इन्होंने भी काफ़ी समाज सुधार आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई है। यानी कि ज्योतिबा फुले का जन्म 1827 में पूना में हुआ था और ज्योतिबा फुले माली समुदाय से संबंधित थे और इनका आंदोलन उच्च वर्ग के खिलाफ था और समाज के उत्थान के लिए कार्य करने के कारण इन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी। और इनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले थी। ठीक है, और इन्होंने जो भी स्वयं भी शैक्षिक कार्यों में संलग्न थी, यानी कि ये भी क्या थी कि स्कूल एवं कॉलेज इन महिलाओं के लिए खोले गए थे और ये भी शिक्षा के बल पे ही जोर दे रही थी। और इन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल एवं कॉलेज की स्थापना भी की थी और इनका आंदोलन निम्न वर्ग के लिए प्रेरणा स्रोत बना। ठीक है, और इन्होंने महाराष्ट्र में ही सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिनके प्रसिद्ध ग्रंथ थे जैसे कि सत्य शोधक समाज, गुलामगिरी, सार्वजनिक सत्य धर्म। यानी कि कह सकते हैं कि ज्योतिबा फुले जी जो थे इन्होंने महिलाओं पे कुछ विशेषी ध्यान दिया और उनको शिक्षा की दृष्टि से ये बताया कि आपके पास शिक्षा होना जरूरी है, महिला हो या पुरुष हो, सबको इक्वल शिक्षा होना चाहिए, जिससे कि आप अपना भविष्य बहुत अच्छा कर सकते हो। आप देख सकते हैं कि इनके द्वारा यानी कि ज्योतिबा फुले के द्वारा निम्न जातियों जैसे माली, तेली,
हरिजन, धीमन इत्यादि के उत्थान से संबंधित कार्य किए गए। यानी इन सभी के लिए, इन सभी के विकास के लिए ज्योतिबा फुले ने काफ़ी कार्य किए हैं। और यह आंदोलन संपूर्ण महाराष्ट्र में विस्तारित हुआ और वास्तव में ये जाति प्रथा का उन्मूलन भी था। ठीक है, ये जो ज्योतिबा फुले जी ने किया सत्य शोधक समाज का, तो ये जाति प्रथा के खिलाफ भी किया गया और आर्थिक समानता के लिए ये कार्य किए गए थे। और ज्योतिबा फुले का यह कथन था कि मैं ईश्वर को नहीं मानता जो केवल उच्च वर्ग के लिए हो। यानी कि ज्योतिबा फुले जी जो थे उन्होंने ईश्वर का विरोध किया है और उन्होंने अपना कथन इसलिए दिया, उनका कहना था कि मैं ऐसे ईश्वर को मानता ही नहीं जो सिर्फ उच्च वर्ग का ही बात सुने, उच्च वर्गों के लिए हो और निम्न वर्ग के लिए नहीं हो, उससे डराए। ठीक है, तो मैं ऐसे ईश्वर को नहीं जानता। और इनका मुख्य उद्देश्य था समाज सेवा, शिक्षा का प्रसार, धार्मिक समानता लाना। और ज्योतिबा फुले जी चाहते थे कि जाति प्रथा का उन्मूलन हो, सामाजिक एवं आर्थिक समानता है। इसी के बीच एक नए महत्वपूर्ण व्यक्ति आते हैं पंडित रमाबाई, और इन्होंने भी समाज सुधार आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे कि पंडित रमाबाई महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक थी और ये बिपिन बिहारी, ठीक है, मेधावी की ये पत्नी थी। ठीक है, यानी किनकी पत्नी थी, तो मेधावी की पत्नी थी। और इन्होंने कुछ प्रमुख संगठनों की स्थापना की, जैसे कि 1861 में आर्य महिला समाज का स्थापना किया, 1889 में मुक्ति मिशन यानी विधवाओं के लिए, और 1889 में ही शारदा सदन की स्थापना की। और विधवाओं के लिए स्थापित मुक्ति मिशन आज भी महाराष्ट्र में क्या है, कार्यरत है और ये समाज सुधार के लिए काम करते हैं। और इन्होंने, ठीक है, विधवाओं एवं दिव्यांगों के लिए भी आवासीय एवं चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। और इन्होंने महिलाओं के लिए प्रशिक्षण देने के लिए शिक्षा व्यवसाय यानी कि शैक्षिक विधि को भी आरंभ किया है। आप देख सकते हैं कि पंडित रमाबाई जो है वो समाज सुधार आंदोलन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, अब इनके बाद अगर देखें तो एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है हेनरी बिबियन डेरोजियो। हेनरी बिबियन डेरोजियो, और इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की। कौन सा आंदोलन? यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की। तो चलिए उनके बारे में अब हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। बात करें यंग बंगाल आंदोलन के बारे में, तो इसके संस्थापक थे हेनरी बिबियन डेरोजियो। यानी कि बंगाल में यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत हेनरी बिबियन डेरोजियो के द्वारा की गई थी। डेरोजियो का जन्म 1809 में होता है, फ्रांस में हुआ था, और ये 1826 में एक घड़ी विक्रेता के रूप में भारत आए थे। ठीक है, तो भारत कब आए थे? तो 1826 में आए थे। और ये कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में इतिहास के अध्यापक के रूप में ये कार्यरत थे। और इन्होंने अपने अनुयायियों को सत्य का आचरण करने के लिए प्रेरित किया था। ठीक है, यानी कि इन्होंने सत्य का आचरण बताया कि हमेशा सत्य का ही साथ देना चाहिए। और इन्होंने एक समाज सुधारक संस्था एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। और इनके द्वारा स्थापित कई संस्थान हैं, जैसे कि एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंग हित सभा, डिबेटिंग क्लब। और इनके द्वारा कई पुस्तकें एवं समाचार पत्र भी लिखे गए, जैसे हिस्पेरेस, कलकत्ता गजट, ठीक है, ईस्ट इंडिया एवं इंडिया गजट। ठीक है, तो ये सब लिखी गई हैं। और इन्होंने ये बंगाल में, ठीक है, इन्होंने बंगाल में सुकरात के नाम से भी इन्हें जाना गया है। और इस आंदोलन के कई प्रमुख मुद्दे हैं, जैसे कि प्रेस की स्वतंत्रता हो गया, रोजगार हो गया, यानी रोजगार में वृद्धि चाहिए थी भारतीयों के लिए, जमींदारों का शोषण हो गया। और हेनरी बिबियन डेरोजियो के कई प्रमुख शिष्य भी बने, जैसे कि राम गोपाल घोष, कृष्ण मोहन बनर्जी, महेश चंद्र घोष। और हेनरी बिबियन जो है डेरोजियो, इनके संदर्भ में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ये कहा है कि हेनरी बिबियन डेरोजियो जी ये हमारे आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत थे। यानी कि अगर हेनरी बिबियन डेरोजियो हमारे यहाँ नहीं आते तो हमें पता ही नहीं चलता
कि हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है। यानी कि कह सकते हैं कि इन सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने हमारे देश में, हमारे भारत देश में कई सुधार किए हैं, जो अगर हम लोग देखें तो वर्तमान समय में भी, ठीक है, कहने को भारत तो आज़ाद है, लेकिन बहुत जगह में, ठीक है, आज बहुत जगह, बहुत स्थानों पे आज भी पुरानी प्रथाओं को निभाया जा रहा है। तो हमें और आपको मिल के इन सारी पुरानी प्रथाओं को धीरे धीरे समाप्त करना होगा, ठीक है। और इसमें क्या सही है क्या गलत है, उस पर हमें तर्क ये सब करना चाहिए, न कि हम पुराने रीति रिवाजों को ही लेके आगे चलते रहे। तो अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि मुस्लिम सुधार आंदोलन कैसे हुआ। तो हम लोग पूरे मुस्लिम सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे कि मुस्लिम में भी कई तरीके को, उसमें भी मतलब अच्छा चीज़ नहीं था जिससे कई लोग आके उसे सुधारते हैं, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग उसे जानने का प्रयास करेंगे।